दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक हर जगह भारत की जीडीपी ग्रोथ की बातें हो रही हैं। लेकिन इस आर्थिक चकाचौंध के पीछे एक स्याह सच्चाई छिपी है। भारत बढ़ तो रहा है, लेकिन असमानता उससे भी तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सफैम और वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब की जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट हमें बताती है कि आज भारत में आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? इसका सीधा जवाब है जाति। भारत में जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि एक अदृश्य आर्थिक तंत्र है जो यह तय करता है कि किसके पास अवसर होंगे और कौन पीढ़ियों तक वंचित रहेगा। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो संसाधनों, शिक्षा, नौकरियों और व्यापारिक अवसरों को एक सीमित वर्ग के भीतर बनाए रखता है। इसलिए आज भी भारत के अधिकांश बड़े उद्योग घराने, उच्च न्यायपालिका, मीडिया संस्थान और शीर्ष नौकरियां एक ही सामाजिक वर्ग के लोगों के पास हैं। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित व्यवस्था का परिणाम है। 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर कदम रखा, तब कहा गया कि ये सुधार सबको समृद्ध बनाएंगे। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। जिनके पास पहले से पूंजी, जमीन, नेटवर्क और शिक्षा थी, वही इस नए युग के असली फायदे उठाने लगे। वंचित वर्गों के लिए मुक्त बाजार यानी ओपन मार्केट उतना ही निर्दयी साबित हुआ जितनी पुरानी जातिगत व्यवस्था। परिणाम स्वरूप भारत का शीर्ष 1% वर्ग देश की 70% से अधिक संपत्ति का मालिक है, जबकि निचले 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। यह आंकड़ा सिर्फ असमानता नहीं दिखाता, यह बताता है कि सत्ता, संपत्ति और अवसर का एक पूरा ढांचा एक ही सामाजिक तबके के हाथों में सिमट चुका है। देखिए, भारत में पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म भी जातिवाद पूंजीवाद बन गया है। पश्चिम में पूंजीवाद मेरिट और प्रतिस्पर्धा पर टिका होता है, जबकि भारत में यह जाति, संपर्कों और वंश पर आधारित है। यहाँ हु यू नो ज्यादा मायने रखता है देन व्हाट यू नो। यही कारण है कि जिनके पास सामाजिक पूंजी है, वे आर्थिक पूंजी भी आसानी से अर्जित कर लेते हैं, और जो वंचित हैं, वे या तो असंगठित मजदूर बन जाते हैं या फिर शहरी झुग्गियों में सस्ते श्रमिक के रूप में रह जाते हैं। शिक्षा, जिसे समानता का सबसे बड़ा मीडियम माना जाता था, अब खुद असमानता का प्रतिबिंब बन चुकी है। सरकारी स्कूल और कॉलेज दलित, पिछड़े और गरीब बच्चों से भरे हुए हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालयों में वही पुराने विशेषाधिकार प्राप्त समूह। वहां पढ़ाई से ज्यादा मायने रखता है पारिवारिक पृष्ठभूमि, फीस और सोशल नेटवर्क। यही कारण है कि शीर्ष नौकरियों, आईएएस, कॉरपोरेट पोस्ट या मीडिया में एक ही सामाजिक वर्ग का वर्चस्व है, और जो इस ढांचे के बाहर है, उन्हें या तो आरक्षण वाला कहकर नीचा दिखाया जाता है, या फिर उन्हें योग्यता के पैमाने पर पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। यह असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है। भारत में गरीबी और जाति गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो जातियां सदियों से श्रम कर रही हैं, वही आज भी मजदूरी कर रही हैं। जो जातियां सदियों से मालिक थी, वही आज भी उद्योगपति और पॉलिसी मेकर है। ये सच्चाई इतनी गहराई से जमी हुई है कि ये बिल्कुल अब सामान्य सी लगने लगी है। लेकिन ये सामान्य नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र यानी हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। राजनीति ने भी इस असमानता को मिटाने के बजाय उसे अपना औजार औजार बना लिया है। हर चुनाव में जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन असल सुधारों को कभी प्राथमिकता नहीं मिली। दलित और पिछड़े वर्ग के हक की बात करने वाले नेताओं को या तो हाशिए पर धकेल दिया गया, या फिर सिस्टम में समा लिया गया। आरक्षण को मेरिट के खिलाफ दिखाकर ऊंची जातियों ने समाज में यह भ्रम फैला दिया कि अब तो सब बराबर हैं, जबकि असलियत यह है कि बराबरी सिर्फ संविधान में लिखी है, जमीनी हकीकत में नहीं। दोस्तों, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था,
राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं रहेगा यदि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी। और ये बात आज पहले से कहीं अधिक सच साबित हो रही है। आप लिस्ट देखिए, भारत में 100 से ज्यादा अरबपति हैं, लेकिन अब भी लगभग 20 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। जहां एक ओर कुछ शहरों में लोग प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये दो भारत हैं, एक डिजिटल इंडिया और दूसरा डीह्यूमनाइज्ड इंडिया। दोस्तों, अगर भारत को सच में एक शक्तिशाली, प्रगतिशील और न्याय संगत राष्ट्र बनना है, तो उसे जीडीपी की नहीं, बल्कि जेन्युइन डेवलपमेंट फॉर पीपुल, इस जीडीपी की जरूरत है। और यह तभी संभव है जब जाति की यह अदृश्य दीवार तोड़ी जाएगी। आरक्षण इस न्याय का इलाज नहीं, बल्कि इसका एक अस्थायी उपचार है। असली इलाज है सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण और सच्चे अर्थों में समानता का निर्माण। भारत को तय करना होगा कि क्या वह विज्ञान, समानता और प्रगति पर आधारित राष्ट्र बनना चाहता है, या फिर धर्म और जाति के जाल में उलझा हुआ एक असमान समाज बना रहेगा। क्योंकि अगर जाति खत्म नहीं हुई, तो यह देश कुछ अरबपतियों का इंडिया तो बन जाएगा, लेकिन करोड़ों गरीबों का भारत हमेशा अधूरा रहेगा। असली चुनौती गरीबी नहीं, असमानता है। और इस असमानता की जड़ जाति है। जब तक यह व्यवस्था नहीं टूटेगी, तब तक नया भारत सिर्फ एक नारा रहेगा, बल्कि और हकीकत कभी नहीं बन पाएगा। देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? सोचिए।